वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आपको याद होगा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन, क्लास 9th का ये चैप्टर है फिज़िक्स का, और 2 पार्ट्स हम स्टडी कर चुके हैं और उन 2 पार्ट्स में बहुत सारी नई चीज़ें आपने समझी, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात किए, कुछ लॉज हमने देखे, कुछ नए वर्ड्स आपने सीखे। लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं 2 डिफरेंट वर्ड्स के साथ, ठीक है, जिनको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अक्सर हो जाया करती है। उनमें से एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक टर्म है, और दूसरी टर्म है फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली ग्रेविटी, केवल ग्रेविटी। तो 2 वर्ड्स, 2 टर्म्स, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी टर्म है ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इन 2 टर्म्स के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज करिए ये एक बॉडी है, ओके, और इसके आसपास बहुत सारी बॉडीज होंगी। ये सारी बॉडीज जो हैं ये इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं और ये बॉडी जो है इन सभी बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग इन अ रूम। आप एक रूम में बैठे हैं और उस रूम में बहुत सारी चीज़ें जो हैं आसपास आपके पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं, या बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो आपका शरीर जो है, आपकी बॉडी जो है, उन सभी बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा वो सभी बॉडीज़ जो हैं आपकी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी। लेकिन दूसरी टर्म जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये है ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सिंपल ग्रेविटी और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी पहले देख लेते हैं हम क्या है। ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है। हर बॉडी को अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, ठीक है ना। एवरी बॉडी इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो दिस फोर्स इज force of gravity. This is known as force of gravity. I'm going to repeat it once again. We have this body, earth, okay. Every body on the surface of earth or above the surface of earth is being pulled towards the center of the earth by a force, capital F, and this force is known as force of gravity. इसको ही हम बोलते हैं force of gravity. अब चाहे वो कोई भी बॉडी हो, छोटी बॉडी हो, बड़ी बॉडी हो, जैसे ये अर्थ है और इसके आसपास मून जो है घूम रहा है, ये मून को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। अर्थ जो है इस मून को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, ठीक है। तो इस पर भी जो फोर्स लग रही है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, दे फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ओके। और बहुत सारी एग्जाम्पल इसकी आप दे सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ये इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी। क्लिफ के ऊपर से जब वाटरफॉल हो रहा होता है तो वाटरफॉल हमेशा नीचे की तरफ ही हो रहा होता है, ठीक है जी। ये वाटरफॉल है और आप देखते हैं ये क्लिफ है, ठीक है ना। क्लिफ के ऊपर से जब भी आप वाटरफॉल देखेंगे तो वाटरफॉल हमेशा नीचे की तरफ होगा, ठीक है जी। वाटरफॉल हमेशा नीचे की तरफ ही होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है इस वाटर को जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है उसको अपनी तरफ खींच रही है। सो फोर्स जो इस पर एक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं, वी कॉल इट फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपल ग्रेविटी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्री फॉल की। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम एनी हाइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, इट इज नोन एज फ्री फॉल। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर बताता हूं। कोई भी चीज जो एक हाइट से नीचे की तरफ गिर रही होती है और उस पर इन्फ्लुएंस जो है वो सिर्फ
एक ग्रेविटेशनल पुल का है, जैसे अर्थ के केस में फोर्स ऑफ ग्रेविटी का है, तो हम इसे कहते हैं, वी कॉल इट फ्री फॉल। आपने बड़ी बार देखा होगा टेलीविजन्स में या सिनेमा स्क्रीन्स में कि एक्टर्स जो हैं वो एक बहुत हाइट से जंप करते हैं, या सोल्जर्स जो हैं या लोग जो हैं वो क्या करते हैं, स्काई डाइव करते हैं। तो स्काई डाइव जब करते हैं तो वो तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, और नीचे की तरफ क्यों आ रहे होते हैं? बिकॉज उनकी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही होती है, जिसके कारण वो अर्थ की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ये जो फॉल है उनका, दिस फॉल इज नोन एज फ्री फॉल, दिस इज नोन एज फ्री फॉल, इसको हम कहते हैं फ्री फॉल। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मली आप एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है, ठीक है जी। लेकिन कोई बॉडी जब हाइट से नीचे की तरफ गिरती है तो उस पर जो फोर्स लग रही होती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करने के कारण क्या होता है, वो बॉडी एक्सेलरेटेड हो रही होती है। तो हम कहते हैं ये एक्सेलरेशन किसके कारण है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण है, इसीलिए हम इसको रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं, स्मॉल जी से करते हैं। तो वैसे एक्सेलरेशन जो है वो ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता है, लेकिन जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं उसको आप स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने याद रखना। मैं फिर से बता दूं, जब आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं तो हम उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये है, ओके, और ये है सिंपल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो फोर्स एक्ट कर रही होती है, जो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो ग्रेविटी है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो आपको पता है, इट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका भी हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट है सिंपल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको बताया ग्रेविटेशन का ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, और मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सिंपल टर्म, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिंपल ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया। फ्री फॉल के बारे में बताया, और फिर मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में आपको जानकारी दी। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं अब आगे बढ़ता हूं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं दो जी की, हम बात करते हैं, एक है स्मॉल जी, एक है कैपिटल जी, है ना। हमने कहा स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने कहा कैपिटल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं। स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या दोनों किसी तरह से आपस में जुड़े हुए हैं? मतलब ये, क्या दोनों में कोई रिलेशन है? तो इस रिलेशन को समझने के लिए आप देखिए एक पूरा डेरिवेशन बना हुआ है जो हम कर सकते हैं। तो देखिए रिलेशन बिटवीन जी एंड जी हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें आपने पढ़ा हुआ है कि F जो है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने ये पढ़ा था, आपको याद होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था कि फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो नॉर्मल केसेस में जब भी बॉडी एक फोर्स लगाती है कैपिटल F, तो वो किसके बराबर होती है? वो होती है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब F जो है वो किसके बराबर होता है? वो m इंटू ए के बराबर होता है। तो देखिए ज़रा, अगर आप बात करते हैं अर्थ की, तो यहां पर A जो है इसको रिप्लेस किया जाता है स्मॉल जी से, मैंने आपको बताया। तो F इज इक्वल टू एम ए की जगह आपको यहां पर लिखना पड़ेगा F इज इक्वल टू एम जी, जैसा कि यहां पर लिखा गया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं,
आपको पता है फोर्स जो है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, लेकिन जब फोर्स ग्रेविटी के कारण हो यानी कि अर्थ के कारण हो तो हम इस स्मॉल ए को रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल जी से, तो वो बन जाता है F इज इक्वल टू mg। तो देखिए एक चीज जो आपने पढ़ी है मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, और वो क्या है मैं फिर से आपको बता देता हूं। आपने पढ़ा है कि F जो है वो किसके बराबर होता है, ma के बराबर, लेकिन हम उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज करना है तो F इज इक्वल टू mg लिखेंगे। दूसरा आपने पढ़ा कि F जो है वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल टू Gmm अपॉन डी स्क्वायर। यहां पर कैपिटल M जो है वो मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m जो है वो मास ऑफ बॉडी है, स्मॉल d जो है वो क्या है, वो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये रूल जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी पता है कि F जो है, आपने अभी भी पढ़ा कि F जो है mg के बराबर है, ये भी आपको पता है। यहां पर F जो है वो mg के बराबर है, और यहां पर F जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ बॉडी है, और d जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडी यानी कि अर्थ एंड द गिवन बॉडी। तो ये भी F है और ये भी F है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दैट mg इज इक्वल टू Gmm अपॉन डी स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे स्मॉल m यहां पर है, ओके, ये भी कट जाएगा, और स्मॉल m यहां पर है, ये भी कट जाएगा, तो पीछे क्या बच गया देखिए, स्मॉल g इज इक्वल टू Gm अपॉन डी स्क्वायर। ओके, व्हाट इज m, मास ऑफ अर्थ, व्हाट इज d, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ठीक है जी, फॉर ऑब्जेक्ट्स नियर और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिस्टेंस d इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो स्मॉल g की वैल्यू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, चलते हैं आगे, वैल्यू ऑफ g की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ g क्या है, कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता है। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg होता है, ये भी हमें पता है। और रेडियस अर्थ का जो है 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है, ये भी हमें पता है। हमने अभी अभी स्मॉल g का जिक्र किया कि स्मॉल g जो है Gm अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्मॉल g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल M है, वो हो गया 6 इंटू 10⁻24 अपॉन ये कैपिटल R की वैल्यू आपको पुट करनी होगी, तो जब आप उसे पुट करेंगे वो होगी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो बना 6.67 या 6.7 जो भी आपको दिया गया, जो भी आपको बताया गया होगा वो आप देखेंगे। 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, 6 इंटू 10⁻24 kg ये मास ऑफ अर्थ है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 9.8 आपका आंसर आएगा। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। आप ये नंबर्स जो हैं 6.76 ये हो गया 6.7 इंटू 6 अपॉन 2 बार 6.4, ये तो आप इकट्ठे ले लेंगे। ठीक है जी, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, 10⁻⁻11 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24, ठीक है जी, अपॉन 10⁻6 इंटू 10⁻6 के साथ। इस पूरे को सॉल्व करेंगे पहले, फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे, और जब आप इन सबको सॉल्व कर लेंगे आपके पास आंसर आपका होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक बात मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज करिए ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ओके,
द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल जी इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। डायरेक्शन जो है स्मॉल जी की वो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही एक्ट करती है। समटाइम्स वैल्यू ऑफ जी इज टेकन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोचने की बात नहीं है ज़्यादा, क्योंकि अगर आप स्मॉल जी की वैल्यू 10 लिखते हैं तो उसके कारण आपका कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाता है। आप समझ सकते हैं, अगर मैं किसी नंबर को 9.8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर उसी को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 9.8 जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर होता है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक और चीज़ आप समझिएगा, और वो ये है, ये अगर मैं किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो ऊपर की तरफ सिंस मैं उसको फेंक रहा होता हूं तो अर्थ जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो वो क्या कर रही होती है, उसके मोशन को ओपोज कर रही होती है। अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो हमेशा ऊपर से बॉडी को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रहा होता है। तो जब आप किसी गेंद को या किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालेंगे, किसी बॉल को ऊपर की तरफ उछालेंगे, तो उस पर अर्थ जो है लगातार फोर्स अप्लाई कर रही होगी। मुझे याद है, ये बचपन का हमारा गेम था, बड़ा ही फेवरेट गेम था। हम जब खेलने जाते थे तो हम अक्सर, जब तक सारे मित्र इकट्ठे नहीं हो जाते थे, तब तक हम बॉल के साथ अकेले ही खेलते रहते थे। किस तरह से बॉल को ऊपर की तरफ उछालते थे, खुद ही उछालते थे, खुद ही कैच करते थे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं होते थे। तो बॉल को ऊपर की तरफ उछालिए, और ये मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था। ऊपर की तरफ उछालिए और फिर खुद ही कैच कीजिए। तो ऊपर की तरफ जब आप बॉल को उछालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता बॉल की वेलोसिटी जो है वो कम होती जाती है, और एक पोजीशन पर पहुंचकर, एक हाइट पर पहुंचकर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो है वहाँ पर, बॉल जो है वहाँ पर रेस्ट पर आ जाता है, और फिर वहाँ से इसका डाउनफॉल शुरू होता है, मतलब ये नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। ठीक है जी। अब फिर से एक बार समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और बॉल को ऊपर की तरफ उछाल रहा हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता बॉल ऊपर जाकर यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऊपर की तरफ उछाला, और फिर इसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे ये ऊपर गया है, इसी रास्ते पे इसको नीचे भी आना है। तो मैं इसको अलग से आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे की तरफ इस तरह से आएगा। ओके, तो जब आप ऊपर की तरफ उछालते हैं तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम इसे, आपको याद होगा, इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। और नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अगेंस्ट फोर्स जा रहा है। फोर्स कौन सा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ की फोर्स जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है। लेकिन जब ये नीचे की तरफ आ रहा होता है, ये फोर्स के साथ ही एक्ट कर रहा होता है। तो यहां पर +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जब बॉल को ऊपर की तरफ उछालेंगे -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जब बॉल नीचे की तरफ आ रहा होगा +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अपवर्ड्स -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि रिटार्डेशन, एंड डाउनवर्ड्स इट इज +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो चलते हैं, मैं फिर से एक बात रिपीट कर देता हूं आपके लिए। द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल जी इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, और दूसरी बात, we used to take 10 meter per second square. Small g is taken as 10 meter per second square so that the calculation could be made easy. एक और चीज मैंने आपको बताई, और वो क्या है, when a body is thrown vertically upwards it undergoes retardation of 9.8 meter per second square. Again 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन मतलब -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं। मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचकर, मैंने आपको गेंद वाला जो एग्जांपल दिया, बॉल वाला जो एग्जांपल दिया, एक हाइट पर पहुंचकर वो बॉल जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। ओके, ये मैक्सिमम हाइट जहां पर बॉडी यानी कि बॉल रेस्ट पर आ जाती है और उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाती है, हम उस हाइट को मैक्सिमम हाइट कंसीडर करते हैं। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मैंने आपको बताया स्मॉल जी और कैपिटल जी के रिलेशन के बारे में। स्मॉल जी जो है इट इज इक्वल टू
कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। कैपिटल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ को कैपिटल एम से, रेडियस ऑफ अर्थ को कैपिटल आर से, और स्मॉल जी से तो आपको याद होगा इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड वी जस्ट स्टडीड दैट स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द कंसेप्ट वी जस्ट स्टडीड, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है जो आपने अभी अभी स्टडी किया। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि स्मॉल जी जो है वो कैपिटल जी यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम यानी कि मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन क्या हमने स्मॉल एम का जिक्र किया यहाँ पर? नो, हमने यहाँ पर स्मॉल एम का जिक्र नहीं किया। और स्मॉल एम क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, हमने उसका जिक्र ही नहीं किया। इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, ठीक है जी, इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है ये स्मॉल एम के ऊपर डिपेंड ही नहीं है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम इज व्हाट? इट इज द मास ऑफ द बॉडी, जो आपने बॉडी ली हुई है उसका मास, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सो thus we can say that small g does not depend on mass of the body. अब यहां पर एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बात समझा रहा हूं। कुछ समय पहले, 7-8 साल पहले, हमने फेसबुक पर एक पेज बनाया था mathematicsandScience.com, वो अभी भी है। उसमें मैंने कुछ साल पहले, 3-4 या 5 साल पहले, मैंने एक बहुत ही पॉपुलर कंसेप्ट था उसका जिक्र किया था, और वो था अ फेदर एंड एन एलिफेंट। लेकिन मैं यहाँ पर एलिफेंट वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, उसकी जगह मैं रॉक यूज़ कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, अ फेदर एंड रॉक। तो अगर एक फेदर और एक रॉक को आप हाइट से नीचे की तरफ फेंकेंगे, ओके, तो फेदर पर जो फोर्स लग रही होगी, ओके, फेदर पर जो फोर्स लग रही होगी वही फोर्स जो है रॉक पर भी लग रही होगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, फेदर पर जो फोर्स लग रही होगी वही फोर्स जो है वो रॉक पर भी लग रही होगी। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, आप ध्यान दीजिएगा। अगर हाइट से एक फेदर को नीचे फेंका गया और हाइट से ही एक रॉक को, उसी सेम हाइट से एक रॉक को नीचे फेंका गया, तो जो स्मॉल जी की वैल्यू स्मॉल एफ पर लग रही है, मतलब फेदर पर लग रही है, वही स्मॉल जी की वैल्यू रॉक पर भी लगेगी। मैं फिर से बता दूं, ये स्मॉल एफ जो है मैं फेदर के लिए यूज़ कर रहा हूं, आप फोर्स मत समझिएगा। और ये कैपिटल आर जो है मैं रॉक के लिए यूज़ कर रहा हूं, आप रेडियस मत समझिएगा। तो एक फेदर को और एक रॉक को हाइट से नीचे की तरफ फेंका गया, तो ऐसा माना जाता है कि दोनों के ऊपर लगने वाला स्मॉल जी जो है वो सेम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दोनों केसेस में सेम होगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अभी अभी हमने जिक्र किया स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर तो कहीं पर भी मास ऑफ बॉडी की बात ही नहीं की। और जब आप फेदर की बात करते हो तो मास ऑफ बॉडी का मतलब हो गया मास ऑफ फेदर। जब आप रॉक की बात करते हो तो मास ऑफ बॉडी का मतलब हो गया मास ऑफ रॉक, ठीक है। ना फेदर का जिक्र है, ना रॉक का जिक्र है, या कोई भी चीज़ आप लेते हैं तो उसका जिक्र ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि स्मॉल जी की वैल्यू फेदर के मास और रॉक के मास पर डिपेंड नहीं करेगी, या जो भी वैल्यू चीज़ लेंगे आप उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगी, लेकिन मास ऑफ अर्थ वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। इसका एक और मतलब है, और वो क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस द रॉक एंड द फेदर स्ट्राइक द ग्राउंड एट द सेम टाइम। जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो फेदर और रॉक दोनों सेम टाइम पर जमीन से टकराएंगे, ठीक है जी। चलते हैं आगे। अभी अभी आपने बात की किसके बारे में? स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी।
आपने बात की स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर की। अब हम बात करते हैं एफ इज इक्वल टू एम जी की। आप देखिए जो ऊपर आपने कंसेप्ट पढ़ा ये वाला, यहाँ पर कहीं पर भी स्मॉल एम की बात नहीं की गई, और ये जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी कैपिटल एम की बात नहीं की गई। मतलब इस केस में मास ऑफ बॉडी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मास ऑफ बॉडी क्या है, लेकिन यहाँ पर मास ऑफ बॉडी का फर्क पड़ता है। यानी कि स्मॉल जी की वैल्यू जो है इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द मास ऑफ बॉडी, बट द ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is actually influenced by mass of body। ठीक है जी। तो F इज इक्वल एम जी आपने पढ़ा, F होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, मास ऑफ बॉडी होता है स्मॉल m, और स्मॉल g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर देखने से ही आपको पता लग गया होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पुल डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। सो जो पिछले केस में रॉक था, rock in the previous example should experience more force of gravitation or gravitational pull of earth on it। ठीक है जी, चलते हैं आगे। तो आगे जो है वो आप देख रहे हैं एक सेट है कुछ क्वेश्चंस का, आप देख पा रहे होंगे। जैसे द एलिफेंट एंड द फेदर ईच हैव द सेम फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, द एलिफेंट हैज मोर मास येट बोथ एलिफेंट एंड फेदर experience the same force of gravity। Okay, elephant experiences a greater force of gravity, yet both the elephant and the feather have the same mass। ऐसे ही on earth all objects whether an elephant or a feather have the same force of gravity। The elephant weighs more than the feather, yet they each have the same mass। The elephant clearly has more mass than the feather, yet they each weigh the same। The elephant clearly has more mass than the feather, yet the amount of gravity is same for each। और लास्ट में है the elephant has the greatest acceleration, yet the amount of gravity is the same for each। तो टोटल कितनी स्टेटमेंट्स हैं आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेटमेंट्स हैं जिनको आपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और ट्रू और फॉल्स में आपको इसका जवाब देना है। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आपके उत्तर जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। ध्यान से करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, शब्दों के हेर फेर में मत फंसिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर ना समझ आए तो एक बार फिर से लेक्चर को देखिएगा और फिर इसको करिएगा, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा, ये थर्ड पार्ट था ग्रेविटेशन का हमारे लेक्चर का, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये हमने पढ़ा। हमने पढ़ा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न हैं, किस प्रकार से आप इन दोनों के बीच का अंतर समझ सकते हैं। फिर मैंने आपको फ्री फॉल के बारे में बताया। देन आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, यू स्टडीड फ्री फॉल, देन यू स्टडीड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वाज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। I try to make you understand how the value of small g and capital G differ from each other, and then I try to make you understand how they depend on each other, or what is the relation between small g and capital G. After that we tried another concept, value of G. We tried to find the value of G, and putting the values of capital M, capital R and capital G, we calculated the value of small g, and it is 9.8 meter per second square. But I told you that usually we do not take it 9.8 meter per second square because it makes calculation a little difficult. So to avoid such situations, we take it 10 meter per second square so that the calculation could be made easy. Then I told you about retardation in case of small g. And what was it?
I told you that whenever we throw a body vertically upwards, it undergoes retardation. That means it becomes minus 9 point small g, the value of small g becomes minus 9.8 meter per second square. The height at which the velocity becomes zero is maximum height. ठीक है, ये भी हमने पढ़ा. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो स्मॉल एम की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती. ठीक है जी, यानी कि मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करती. और एग्जाम्पल में मैंने आपको फेदर और रॉक का एग्जाम्पल दिया. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया लेकिन कैपिटल एफ की वैल्यू जो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो होती है, वो स्मॉल एम की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है जी. और फिर आखिर में मैंने आपको 8 स्टेटमेंट्स बताई और आपको बताया कि मुझे उम्मीद है कि आप इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझकर इनका उत्तर देंगे ट्रू या फॉल्स में. अगले लेक्चर में यानी कि ग्रेविटेशन 4 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं इन प्रश्नों का उत्तर ज़रूर आपको दूंगा. तब तक अपना ध्यान रखिएगा. ये दिन जो बीत रहे हैं, हो सकता है कि हम ये सोचें कि ये बहुत ही क्राइसिस वाला टाइम है, बहुत ही मुश्किल टाइम है, लेकिन हमारा नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपको दिन में कुछ एक्स्ट्रा समय मिल रहा है जिसको आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं. और मैं बहुत सारे ऐसे छात्रों को जानता हूँ जिनके साथ मैं लगभग हर दिन ही जो बात करता हूँ और मुझे पता लगता है कि वो कितना पॉजिटिवली इस चीज़ को ले रहे हैं. इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे. अगली बार मिलने का वादा है. ध्यान रखिएगा. गुड डे.